साहब का, खास तौर से कैप्टन साहब का बहुत बहुत इस्तकबाल है, खैर मकदम है। हमारे ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी जो मिलिट्री एक्सपर्ट हैं, इसके अलावा वॉर एक्सपर्ट है, और जो जियो पॉलिटिक्स है, कल आपने सुना होगा किस तरह से उत्तम कुमार देवनाथ जी ने भरपूर यानी एक जायजा जो जियो पॉलिटिक्स पर जिस तरह की गुफ्तगू आलिमाना हम कह सकते हैं वो आपने गुफ्तगू की, और ये वाकई जो है एक तजर्बा। और कल जिस तरह से उन्होंने मिलिट्री के बारे में जो चीजें बताई हैं वो हम सब के लिए सीखने वाली बात थी। मैं उनका इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। उत्तम कुमार देवनाथ जी से सबसे पहले मैं चाहूंगा कि अपडेट दे दें। एक साहब ने आज मेरी सुर्खी के लिए लिखा है कि सुर्खी जो है वो बहुत ही खतरनाक है। अबू मास साहब लिखा है खबर की सुर्खी डरावनी है। मैं इसलिए बता दूं, देखिए डरावनी नहीं है, लेकिन ये सही है कि हमास ने साफ साफ कह दिया है कि अब सेकेंड फेज का जो मुआहदा है वो उस वक्त तक हम शुरू नहीं करेंगे कि जब तक आईडीएफ यहां से नहीं जाता है, और इसको लेकर के काफी खलबली है, काफी बेचैनी है। नितिन याहू जो डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने के लिए गए, खबर ही चल रही है कि इस मसले पर भी वहां पे बात होगी कि अब आगे कैसे बढ़ा जाए, कैसे इसको प्रोसेस को, इस सीज फायर को आगे बढ़ाया जाए, इस पे चर्चा होगी। मैं कैप्टन साहब आपका खैर मकदम करता हूं और अपडेट आपसे भी हम सब सुनना चाहते हैं। जी हाँ डॉक्टर रिजवी, आज की दो तीन छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बातें ऐसी होंगी कि नेतन्याहू को अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने शाबाशी दी है, पीठ थपथपाई है कि फर्स्ट फेज के दौरान नेतन्याहू ने सीज फायर की जो शर्तें थी उनको मोरलेस कमोबेश फॉलो किया है। यानी डोनाल्ड ट्रंप जो है नेतन्याहू को थपथपी या शाबाशी इसलिए दे रहे हैं कि नेतन्याहू सेकेंड फेज के लिए भी राजी हो जाएं और कोई ऐसी ओछी हरकत ना कर दें, कोई ऐसी गुस्ताखी ना कर दें जिससे कि सीज फायर का जो दिशा है, डायरेक्शन है, वो टूट जाए। दूसरी चीज ये है कि हमास ने आज बयान जारी किया है ऑफिशियली, जो कि दुनिया भर के मानव अधिकार संगठनों को बहुत पहले से ही मालूम था। हमास ने ये कहा है कि अब तक जो फिगर्स दे रहे थे कि 47,000 लोग गजा में शहीद हुए हैं, ये वह लोग हैं जिनकी की बॉडी, उनका शरीर इजराइल के हमले के बाद खंडरों से और ध्वस्त इमारतों से निकालकर अस्पताल तक पहुंचा। लेकिन हमास ने कहा है कि असल में असली जो तादाद है वो 62,000 की है, यानी और भी 15,000 ज्यादा, क्योंकि हमास ये दावा कर रहा है कि करीबन 15,000 लोगों के जो शव हैं, डेड बॉडी हैं, वो अभी भी बिल्डिंगों के मलबे के नीचे दबे पड़े हैं, उनको अभी तक निकाला नहीं जा सके हैं। और लेकिन वो मिसिंग है पिछले 1 साल से, 6 महीने से, 3 महीने से। यानी जाहिर बात है कि वो शहीद हो गए हैं। तीसरी बात यह कि इजराइल ने अपनी तरफ से ऑफिशियली घोषणा कर दी है कि वह अपने टीम को कतार भेजने के लिए तैयार हो गए हैं, जिसमें कि सीज फायर के सेकेंड दौर की बातचीत आगे बढ़ेगी। गौरतलब बात है कि फर्स्ट फेज में 33 बंधकों को हमास ने रिहा करना है 42 दिन के अंदर। 42 दिन बोला तो 19 जनवरी से ये कार्रवाई चालू हुई थी, तो 19 जनवरी से 42 दिन और। तो सेकेंड फेज में बाकी जो 60 बंधक हैं उनको भी हमास छोड़ेगा। और हम जो ट्रेंड देख रहे हैं कि हर हमास एक एक इजरायली को अगर छोड़ता है तो बदले में इजराइल की जेल से भी एक एक इजरायली के बदले में 30, 40 या 50 फिलिस्तीन के लोगों को छोड़ा जा रहा है। जहां तक तुर्की की बात है, तुर्की ने कल जो बयान दिया था कि वो फिलिस्तीन के लोगों को अपने यहाँ शरण देगा, आज मोरलेस सारे अरब देशों ने, मुस्लिम देशों ने या तो उसको खारिज कर दिया है या सपोर्ट नहीं किया है। ज्यादातर ने तो उसकी खिल्ली उड़ा दी है कि ऐसा बयान देकर तुर्की जो है वो इजराइल के हाथ में और अमेरिका के हाथ में नाच रहा है। इजराइल तो चाहता ही है कि फिलिस्तीन के लोग वहां से निकल जाएं गजा से और इधर उधर कहीं पे भी चले जाएं।
अमेरिका ने आज बहुत बड़ा लालच दिया है मिस्र को, कि अमेरिका मिस्र को बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर्स की मदद देगा अगर मिस्र राजी हो जाता है कि सिनाई में वो 5 या 6 बड़े-बड़े शहर बनाएगा, जहाँ पे कि गजा के फिलिस्तीन के जो लोग हैं, अरब हैं, उनको रिफ्यूजीज को सेटल करेंगे। लेकिन मिस्र ने इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है। ऐसे प्रस्ताव तो पिछले 70 साल, 50 साल, 30 साल में कई बार आ चुके हैं। मिस्र भी जानता है कि अगर वो अपने यहाँ पर गजा के लोगों को रख लेगा, तो इज़राइल की तो पौ बारह हो गई। इज़राइल तो चाहता ही है कि गजा खाली हो जाए, अरब लोग खाली हो जाएँ, ताकि गजा में जिस तरह से वेस्ट बैंक में वो सेटलमेंट खोल रहा है, उसी तरह से गजा में भी ज्यूज़ को बसाना शुरू कर दे। दूसरी बात है कि रिफ्यूजी भी मिस्र में या किसी दूसरे देश में नहीं जाना चाहते। देखिए, अगर जैसे हमने देखा कि जॉर्डन में बड़ी तादाद में फिलिस्तीन के लोग रिफ्यूजीज गए, वो वहाँ दोयम दर्जे के सिटीजन बन जाते हैं, क्योंकि वहाँ उनको पूरी नागरिकता तो मिलती नहीं है। वो वहाँ पर उस देश के सिटीजन तो बनते नहीं हैं। ये हमने जॉर्डन में भी देखा। अब मिस्र में भी, सिनाई में भी अगर मान लिया जाए 1 मिनट के लिए कि काफ़ी सारे रिफ्यूजीज़ जो हैं गज़ा से निकल कर मिस्र में चले जाएँगे, क्योंकि अमेरिका वहाँ बड़े-बड़े शहरें बना रहा है। तो क्या मिस्र इन लोगों को इजिप्ट का सिटीज़न बना देगा? ऐसा नहीं होगा। इनको क्या वोटिंग राइट्स मिलेंगे? ऐसा नहीं होगा। तो ये जाकर वहाँ पर सेकंड या थर्ड ग्रेड सिटीज़न बन जाएँगे। तो डॉक्टर रिज़वी, अब ये कुछ ख़ास बातें हैं आज की। जी। मैं समझता हूँ कि बहुत ही अहम बातें जो है आपने इस वक्त पेश कर दी हैं, और बहुत सारी बातें जो है वो कवर हो गई हैं। मैं गुफ्तगू का आगाज करूंगा, हमारे साथ जुड़ जाएंगे अभी प्रोफेसर तेजावत भी और फदील साहब भी, लेकिन उससे पहले कैप्टन साहब, मैं सिर्फ ये कि जो ईरान, अभी हम बाद में गाजा पे और उस पे बात कर लेंगे, लेकिन मैं ईरान पे, जो ईरान के ताल्लुक से खबर आ रही है कैप्टन साहब, और कि ईरान ने अब जो है वो अपना प्रोग्राम बढ़ा दिया है, और अभी यूनुस सोलवारा साहब ने भी लिखा है, हमने जो शुरू में दिया कि ईरान पर अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट से इजराइल और अमेरिका टेंशन में, अमेरिका खुफिया रिपोर्ट, ईरान ने बनाया है शॉर्टकट परमाणु बम। ये जो है, ये जो खबर आ रही है, इसको कैसे आप कैप्टन साहब देखते हैं? क्योंकि ये खबर मुसलसल चल रही है, तो कि क्या इससे, हालांकि आपने पहले ही कह दिया है कि जंग तो होनी नहीं, परमाणु के इस्तेमाल तो 300 साल नहीं होगा, लेकिन फिर भी ईरान जिस तरह से ये शो कर रहा है, अपनी ताकत का इजाफा कर रहा है मुसलसल, आप देखिए कि 1-1.5 हफ्ते में ईरान ने मिसाइल दिखाया, अपनी दिखाई, ड्रोन दिखाया, जो फिलिस्तीन ड्रोन। तो इस तरह की चीजें जो की है, इसके पीछे क्या लग रहा है? क्या अभी ईरान को ये लग रहा है कि जंग बढ़ सकती है, या क्यों इस तरह की तैयारी सामने आ रही कैप्टन साहब? जी हाँ, अमेरिकन खुफिया विभाग जो है समय-समय पर इस तरह की रिपोर्ट देता रहता है कि ईरान जो है महज 1 स्क्रू ड्राइवर टर्न अवे है, या अगले 6 हफ्ते के अंदर ही ईरान एटमी हथियार बनाने वाला है। इस तरह की रिपोर्टें अमेरिकन खुफिया विभाग देता रहता है, ताकि ईरान पर दबाव डाला जा सके। अभी जो बोल रहे हैं उसमें उन्होंने एक चीज़ इस बार थोड़ी-सी मॉडिफाई की है कि ये एक स्पेशल क्रूड, यानी थोड़ा कच्चे किस्म का न्यूक्लियर बम होगा। देखिए, ऐसी कोई नहीं बात होती है। न्यूक्लियर बम होता है। उसमें धमाका होता है। धमाका जो है या तो छोटा होता है, तो हम बोलते हैं टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन, यानी धमाके में 1 किलो न्यूटन या 10 किलो न्यूटन की पावर है, या धमाका बड़ा होता है, तो हम बोलते हैं कि 1 मेगाटन या 10 मेगाटन या 100 मेगाटन का धमाका करने वाला है। इस बार जब उन्होंने इस्तेमाल किया है कि ये क्रूड न्यूक्लियर वेपन होगा, साइंटिफिक तरीके से अगर सोचा जाए, तो इस वेपन पे जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं वो बोलते हैं कि धमाका नहीं होता है। होता ये है कि जो एनरिच्ड यूरेनियम है, संशोधित, यानी 60% तक ईरान ने जो यूरेनियम को साफ कर लिया है, उस
यूरेनियम के डस्ट को एक नॉर्मल हाई एक्सप्लोसिव बॉम्ब के साथ, अंदर कोर में होता है नॉर्मल एचई बॉम्ब और उसके आसपास एक कवर बना दिया जाता है पीपे के अंदर, जिसमें कि 60% वाला यूरेनियम मिक्स कर दिया जाता है। तो होता क्या है, जो थ्योरिटिस्ट बता रहे हैं कि जब अंदर का नॉर्मल बम फटता है तो ये जो यूरेनियम का जो डस्ट है 60% एनरिच्ड, इसमें न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं होती है, लेकिन वो धूल जो है जी आसपास मीलों तक फैल जाता है। उससे क्या होता है कि आसपास मीलों तक रेडियो एक्टिव डस्ट फैल जाती है। समझिए अगर ये इज़राइल पे गिरा तो इज़राइल में मीलों तक रेडियो एक्टिव डस्ट गिर जाएगी, जो कि वहाँ की मिट्टी में, पानी में, पेड़-पौधों में, छोटे जानवरों में, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में घुस जाएगी और उनको क्षति पहुँचाएगी। इसमें कोई धमाका नहीं होता। न्यूक्लियर रेडिएशन या न्यूक्लियर डस्ट से क्या होता है, जिसने सांस लिया उसको एलर्जी हो जाती है, जिसके स्किन पे टच हो गया उसको एलर्जी हो सकती है, फफोले हो सकते हैं। लेकिन जैसे अर्थक्वेक वाली कोई धमाका हो गया तो रिचर स्केल में 5.0 या 7.0 वाला एक अर्थक्वेक हो गया, ऐसी कोई बात नहीं होती है। जी।